हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आज की वीडियो में हम बहुत ही इजी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फ्लो डायग्राम क्या है हाइपोथेसिस की ये जानेंगे, पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट वो कवर करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके अलावा लिमिटेशंस क्या है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की ये हम कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फ्लो डायग्राम। अब आपको हाइपोथेसिस की बेसिक चीजें हमने पिछले पार्ट्स में कवर कर ली, अब हम जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम फ्लो डायग्राम से समझते हैं। सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन शॉर्ट। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हाइपोथेसिस है वो दो तरह की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले आप स्टेट करोगे नल हाइपोथेसिस को एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया था परसेंटेज या प्रोबेबल वैल्यू होती है, वो आप डिसाइड करोगे ताकि आप अपना टाइप 1 एरर कम कर पाओ। आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी डिसाइड कर लिया, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को भी स्टेट कर दिया। देन आप डिसाइड करोगे करेक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा आप सैंपल लेने वाले हो। देन आप वो सैंपल लोगे, रैंडम सैंपल लोगे और उस सैंपल के ऊपर उसकी वैल्यूज के ऊपर काम करोगे। देन आप प्रोबेबिलिटी देखोगे और देखोगे कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं रिजल्ट्स उनसे कितने डिफरेंट हैं, और चेक करोगे कि वेदर योर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, वेदर यू आर एक्सेप्टिंग दैट और रिजेक्टिंग दैट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप प्रोबेबिलिटी देखोगे कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल टू वाला केस आ रहा है, नॉट इक्वल टू वाला केस आ रहा है, स्मॉलर देन वाला आ रहा है, लेस देन वाला आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो आपका टेस्ट है वो वन टेल टेस्ट लग रहा है या टू टेल टेस्ट लग रहा है। तो आप टाइप ऑफ टेस्ट देखोगे कौन सा अप्लाई हो रहा है। सो अगर तो प्रोबेबिलिटी येस में आ रही है, मतलब सब कुछ सही है, is the probability equal to or smaller than the value of the one tail test or in case of two tail test, तो उस पर आप डिपेंड करेगा। सो आप चेक करके देखोगे, तो अगर सब कुछ, अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यूज हैं वो एक्सेप्शन रीजन में फॉल कर रही हैं, और अगर वो रिजेक्टेड रीजन में फॉल कर रही हैं तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। सो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो दोनों टाइप्स के एरर्स होते हैं उनको काउंटर बैलेंस करना जरूरी होता है। सो अगर नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब टाइप 1 एरर नहीं हुआ। टाइप 2 एरर के चांसेस थोड़े से हो सकते हैं, तो आप टाइप 2 एरर को चेक करके देखोगे कि कहीं टाइप 2 एरर तो नहीं है। उसके बाद नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो अगर आपने नल हाइपोथेसिस ट्रू होती फिर भी उसको रिजेक्ट कर देते तो कौन सा एरर हो सकता था, टाइप 1 एरर। तो आप उसको एक बार चेक करके देखोगे कि क्या टाइप 1 एरर तो नहीं हुआ है। तो ये प्रॉपर्ली आप सारी चीजें चेक करोगे। दिस इज अ फ्लो डायग्राम फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये मैंने डायग्राम फॉर्म में बताया, इसके स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप फॉर्मल स्टेटमेंट स्टेट करोगे कि जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपर्ली हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के साथ बताओगे। आप बताओगे कि कौन सा टेस्ट लगेगा, वन टेल टेस्ट लगेगा या टू टेल टेस्ट लगेगा बेस्ड ऑन योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि जो टेस्ट है वो इंटायरली बेस्ड होता है वन टेल या टू टेल पे। उसके बाद अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप सिलेक्ट करोगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका प्री डिटरमाइंड लेवल होता है, यूजुअली हम 1% या 5% लेके चलते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। कौन कौन से फैक्टर से आपको जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, आपका सैंपल साइज क्या है, डाटा में वेरिएबिलिटी कितनी है, जो डायरेक्शनल नेचर है हाइपोथेसिस का वो कैसा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल डिटरमाइन कराने में हेल्प करते हैं। देन आप देखोगे कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, वेदर योर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और अ टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम जब आगे टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। देन आप सैंपल सिलेक्ट करोगे एंड उस सैंपल के बेसिस पे कंप्यूटेशन करोगे। देन यू विल सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल एंड यू विल टेक द टेस्ट यूजिंग दैट सैंपल डाटा। देन आप प्रोबेबिलिटी देखोगे उस हाइपोथेसिस की, जो हमने डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम देखोगे। देन आप कंपेयर करोगे उस प्रोबेबिलिटी को विद द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने टाइप 1 एरर भी अल्फा से रिप्रेजेंट किया और सिग्निफिकेंस लेवल को भी अल्फा से रिप्रेजेंट किया। सो आप देखोगे कि जो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा से लेस देन या इक्वल है इन द केस of one tail test and two tail test में alpha by 2 for the two tail test। तो अगर तो उसके ऐसे आती है तो आप उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे, अदरवाइज आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। मतलब अगर आपका रिजेक्शन रीजन में है तो रिजेक्ट करोगे, अगर आपका एक्सेप्टेंस रीजन में है तो आप एक्सेप्ट करोगे। सो अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को तो टाइप 1 एरर का रिस्क बढ़ जाता है, एंड अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो तो टाइप 2 का जो एरर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी कि टाइप 1 टाइप 2 कैसे। अब टाइप 1 एरर कब होता है, जब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है और अगर तो एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, बट अगर आपने रिजेक्ट कर दी
तो पंगा पड़ेगा टाइप 1 एरर का। तो अगर आपने इसमें रिजेक्ट करी है तो टाइप 1 एरर का रिस्क बढ़ेगा, और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो कायदे से तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए था, और अगर आप गलती से भी एक्सेप्ट कर लेते हो तो टाइप 2 एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई टाइप का एरर तो नहीं हो रहा। सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फर्स्ट सबसे पहले आप स्टेट करोगे कौन सी आपकी हाइपोथेसिस है, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताओगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे, देन सैंपल्स को कैरी आउट करोगे, देन प्रोबेबिलिटी देखोगे एक्सपेक्टेशन से कैसी आ रही है, टेस्ट देखोगे 1 टेल 2 टेस्ट इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एंड अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को टाइप 1 एरर के चांसेस कितने हैं ये देखोगे, एंड अगर एक्सेप्ट कर रहे हो नल हाइपोथेसिस को टाइप 2 एरर के कितने चांसेस हैं ये देखोगे। सो दिस इज अ फ्लो डायग्राम। ये आपको एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट। अब पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट का मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। जो भी आपके डाउट्स है इससे क्लियर होने चाहिए। पावर ऑफ अ हाइपोथेसिस टेस्ट, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो टाइप 1 एरर है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड जो टाइप 2 एरर है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, एंड जो टाइप 1 एरर है उसको हम सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट भी बोलते हैं। यही हमारा हाइपोथेसिस पावर का टेस्ट होता है। सो जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या जो टाइप 1 एरर है हम कितना रखना चाहते हैं ये हम एडवांस में डिसाइड करके रखते हैं कि हमें कितना रखना है। सो देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू अबाउट अल्फा, क्योंकि हम ये खुद ही डिसाइड करते हैं। बट बीटा का क्या है? अल्फा वही है जो खुद डिसाइड कर लिया कि कितना हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं, पर बीटा का क्या है? वी ऑल नो दैट हाइपोथेसिस टेस्ट कैन नॉट बी फुल प्रूफ, बिकॉज कई बार क्या होता है हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, तो नल हाइपोथेसिस गलत होती है और हम रिजेक्ट कर देते हैं, बट कई बार नल हाइपोथेसिस गलत होती है हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इसमें टाइप 2 एरर हो जाता है ना। वी ऑल नो दैट हाइपोथेसिस टेस्ट कैन नॉट बी अ फुल प्रूफ, समटाइम द टेस्ट डज नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इट हैपेंस टू बी अ फॉल्स वन, इसकी वजह से टाइप 1 एरर हो जाता है। सो पावर ऑफ अ टेस्ट क्या है? पावर ऑफ अ टेस्ट एक हमारे पास टर्म होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, और एक दूसरी टर्म होती है पावर कर्व एंड पावर फंक्शन। सो जो पावर ऑफ टेस्ट है उसका मतलब है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप करेक्टली रिजेक्ट कर रहे हो अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो ऑब्वियसली आप उसको रिजेक्ट करोगे। सो रिजेक्ट कर रहे हो सही से, जब वो फॉल्स है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज द पावर ऑफ अ टेस्ट। और जो पावर ऑफ अ टेस्ट है उसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस बीटा से, जहाँ पे बीटा आपको पता है प्रोबेबिलिटी है टाइप 2 एरर की। टाइप 2 एरर क्या था कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, आपने गलती से उसको क्या मान लिया था, ट्रू मान लिया था, बट हमें उसे फॉल्स ही बताना था, राइट। सो जो हमारा पावर ऑफ अ टेस्ट है दैट इज 1 माइनस बीटा। क्लियर हुआ? So type 2 error is the error the probability of rejecting null hypothesis when that is not true. तो ये error नहीं होगा, that is the power of a test. So जो 1 minus beta है वो बहुत ज्यादा near होता है to the unity, मतलब nearer to the 1. यूनिटी इज 1, सो 1 माइनस बीटा बहुत ज्यादा नियर होना चाहिए यूनिटी के। दैट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि आपने उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया सही से जब वो गलत था, जब वो फॉल्स था, ठीक है। Meaning thereby the test is rejecting null hypothesis when it is not true if 1 minus beta is very much nearer to 0. So अगर 1 minus beta जो ये हमारी वैल्यू है ये 0 के बहुत ज्यादा इक्वल आ जाती है, मतलब बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ जाती है। बीटा हाई है मतलब टाइप 2 एरर हाई है, तो मतलब हमारा जो टेस्ट है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी उतना अच्छे से हमारा टेस्ट वर्क कर रहा होगा, मतलब 1 माइनस बीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा यूनिटी के पास होगी उतना अच्छे से जो हमारा टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो उतने अच्छे से वर्क कर रहा होगा। अब पावर कर्व क्या होता है? व्हाट इज अ पावर कर्व? अ पावर कर्व इज अ फंक्शन derived or defined from all the values of parameters which yield the probability that null hypothesis is rejected. जब भी आप इसको रीड करोगे आप इसको हमेशा null hypothesis रीड करोगे। null hypothesis is rejected and the value of power function at the specific parameter point. तो आप उसका प्रॉपर फंक्शन से लेके कर्व बना देते हो, तो जो ये वाला कर्व होगा, पावर कर्व होगा, ये बेसिकली आपकी रिलेशनशिप बताएगा। जो हमारे कर्व्स होते हैं वो हमें रिलेशनशिप बताते हैं। सो जो पावर कर्व है वो किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा? पावर ऑफ द टेस्ट के बीच में एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बीच में, ठीक है। पावर ऑफ द टेस्ट के बीच में एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में। So जो power curve है that represents the conditional probability of rejecting the null hypothesis as a function of population parameter and a sample size. And power function क्या है? जो आपका power function है वो define करता है कि आप null hypothesis को reject कर रहे हो for all the values of the parameter, कि कौन कौन सी values के parameters पे आप null hypothesis को reject कर रहे हो। So एक value होती है जो specific parameter point बताती है जहाँ पे power of the test बिल्कुल सही होता है,
क्लियर हुआ? मेन आपको बस पावर ऑफ द टेस्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको हम 1 माइनस बीटा के साथ डिनोट करते हैं। जितना ज्यादा यूनिट इसके पास होगा ये, उतना ज्यादा हमारे टेस्ट अच्छे से वर्क कर रहा होगा। मतलब जितना छोटा हमारा बीटा होगा, बीटा इज टाइप टू एरर, उतना अच्छे से हमारा टेस्ट जो है वो वर्क कर रहा होगा। दैट इज द पावर ऑफ टेस्ट। उसके बाद और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन क्या होते हैं? अगर नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, इसमें जो पावर फंक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर फंक्शन को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द पावर फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय h एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय l। सो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो पावर फंक्शन है वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। तो आप बस ये टर्म याद रख लेना, l माइनस वन माइनस l इज इक्वल टू 1 माइनस h। तो अगर आपका जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ पावर फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस पावर फंक्शन। क्लियर हुआ? एक बार बस ये हमारी रीडिंग के लिए है थ्योरी की, मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। ठीक है, सो एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखो, पावर फंक्शन टर्मिनेट्स एज एट alpha, that is the significance level height over the population parameter. So as the population parameter approaches the hypothesized value, power of the test approaches the significance level. So operating characteristic function complements the power function. So importance क्या है? Power indicates how well the test is working. So अगर power high होगी, जो हमारी पावर होगी वो हाई होगी, इंडिकेट करेगा कि ट्रू इफेक्ट्स हो रहे हैं, कि टेस्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। और जितनी लो पावर होगी, जितना क्लोजर टू जीरो होगा, उसका मतलब है टेस्ट हमारा फेल कर रहा है। जितना क्लोज टू यूनिटी होगा उतने अच्छे से हमारा टेस्ट वर्क कर रहा होगा। एंड जितना क्लोजर टू जीरो होगा मतलब हमारा बीटा हाई है, मतलब हमारा टाइप टू एरर हाई है। मतलब जब हमें रिजेक्ट करना था नल हाइपोथेसिस, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, जबकि हमें रिजेक्ट करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि जो हमारा टेस्ट है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द पावर फंक्शन इन डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग हाइपोथेसिस टेस्ट इफेक्टिवली, पावर फंक्शन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है पैरामेट्रिक टेस्ट। जो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम तब से पढ़ी जा रहे हैं, हमने 2-3 लेक्चर भी कवर कर लिए हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के। अब इसके हमें लिमिटेशंस भी पता होने चाहिए। सो पहले मैं आपको सारे लिमिटेशंस की हेडिंग्स बताऊंगी, देन उनको डिटेल में हेल्प करूंगी। मैकेनिकल एप्लीकेशन में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं। देन उसके अलावा लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इतनी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है, रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाती है अगर हम स्मॉल सैंपल्स के केस में बात करें। हाउएवर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अच्छी जजमेंट बताती है हमें और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है बहुत ज्यादा। बट जब स्मॉल सैंपल्स की बात आती है तब इतनी रिलायबल नहीं है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है, एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से नहीं प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं, एंड मैकेनिकल एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली यूज नहीं हो सकती है। सो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, दैट टेस्ट शुड नॉट बी यूज मैकेनिकली बट एड्स डिसीजन मेकिंग। मैकेनिकली हम उनको यूज नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में हेल्प बहुत अच्छे से करती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्रॉपर इंटरप्रेट हम उसको कैसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहे हैं, वो जो इंटरप्रेटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट रिवील्स डिफरेंसेस बट उनके रीजंस नहीं बताता। डिफरेंसेस बताता है बट रीजंस नहीं बताता, और जो रीजन है वो चांस की वजह से भी हो सकता है, अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। आपको पता है हम उसमें बहुत सारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज लेते हैं। सो जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। सो कई बार सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हो जाते हैं जो सिर्फ चांस की वजह से होते हैं, कई और कारण की वजह से होते हैं, सो वो जस्टिफाइबल नहीं होता। एंड इन्फ्रेंस निकालना सिग्निफिकेंस टेस्ट का, जहाँ पे बहुत छोटे सैंपल्स हैं, वो इतने एक्यूरेटली नहीं हो पाता, बहुत सारी एरर्स आते हैं इन द केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स। जितना बड़ा सैंपल होगा उतना अच्छा रिलायबल रिजल्ट आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन डाल देना, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप। Meet you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe the channel and share it with your friends.